का फ्लैट खरीदते हो, ईएमआई 1.5 लाख रुपए भरते हो, लेकिन हर महीने 12 से 25 हजार रुपए, डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, मेंटेनेंस देना पड़ता है। और अगर आपने पेमेंट डिले कर दी तो जिम बंद, स्विमिंग पूल बंद, पार्किंग के एक्सेस बंद और कई सारी अम्यूनिटीज का एक्सेस रोक लिया जाता है। सवाल यह है कि फ्लैट का ऑनर कौन है, आप या मेंटेनेंस माफिया? और मेंटेनेंस माफिया की माफियागिरी आजकल हर शहर में बढ़ती जा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, मेंटेनेंस चार्जेस हर साल बढ़ते हैं लेकिन सर्विस वही पुरानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई राइज सोसाइटी के एक ऐसे हिडन सिस्टम की जिसके बारे में बिल्डर्स ओपनली बात नहीं करते हैं और ब्रोकर्स आपको बताते नहीं हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर वो किसी सोसाइटी में रहता है वो रिलेट जरूर कर पाएंगे कि ये बात कितनी हद तक सच है। आज हम किसी पर्टिकुलर बिल्डर या सोसाइटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हर सोसाइटी बुरी नहीं होती है। इंडिया में हजारों सोसाइटीज प्रोफेशनली मैनेज होती हैं। हर एक सोसाइटी होती है जिसमें कोई एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस कंपनी होती है जो उसकी मेंटेनेंस करती है। लेकिन कुछ सोसाइटीज में मेंटेनेंस के नाम पर जो सिस्टम चल रहा है ना, उसको लोग मेंटेनेंस माफिया बोलने लग गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोसाइटीज में जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके द्वारा दिया हुआ ये नाम है मेंटेनेंस माफिया। और अगर आप नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आज आप एंड तक देख लेंगे तो आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे अगर आप अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि लाखों रुपए के जो मेंटेनेंस जो आप देते हो ना कहीं आप उनसे बच भी सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया, आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एंड मैं पिछले 7 सालों से रियल एस्टेट कर रही हूं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं सपना या रियलिटी, ड्रीम वर्सेस रियलिटी। जब हम बिल्डर के पास जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्डर की ब्रोशर दिखाता है। बिल्डर इन्फिनिटी पूल दिखाते हैं, क्लब हाउस दिखाते हैं, स्काई लॉन्च दिखाते हैं, जिम दिखाते हैं, स्पोर्ट्स अरीना दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन दिखाए जाते हैं, सब कुछ लग्जरी, कॉमन कुछ नहीं होता है वहां पे। लेकिन पोजीशन के 2-3 साल के बाद की रियलिटी अलग ही होती है। मेंटेनेंस चार्जेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाते हैं, लिफ्ट ब्रेकडाउन, वाटर की लीकेज सामने आती है, बेसमेंट में सीपेज होने लग जाती है, सिक्योरिटी की कंप्लेंट आने लग जाती हैं, हाउसकीपिंग जो होती है वो बड़ी वीक हो जाती है, और जो रेजिडेंट्स सवाल पूछते हैं तब शुरू होता है असली गेम। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लो, इमेजिन करते हैं कि कोई एक एक्स बंदा है जिसने गुड़गांव में 2-3 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। इनिशियली मेंटेनेंस था 4 रुपए पर स्क्वायर फीट का, इतना ही होता है। 3 साल बाद मेंटेनेंस हो गया 8 रुपए पर स्क्वायर फीट, ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट डबल। बिल्डर कहते हैं कि जी हम तो आपको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं तो अब तो बढ़ेगा, और यहाँ पर किसी की नहीं चलती, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपके घर की बिजली काट लेते हैं। क्या करोगे, मजबूरी है, देना पड़ेगा। फ्लैट है 2500 स्क्वायर फीट का, मंथली जो बिल आता है वो पहुंच जाता है कहीं ना कहीं 20,000 रुपए तक का। लेकिन जिम के एसी काम नहीं कर रहे हैं, आपके घर के बाहर जो मेंटेनेंस, जो आपके हाउसकीपिंग होती है वो साफ नहीं करके जाता है। स्विमिंग पूल जो होता है उसमें एंट्री बंद कर देते हैं, महीनों तक वो बंद ही रहता है, वो ओपन नहीं होता है। क्लब हाउस का रेनोवेशन के नाम पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्लब हाउस की एंट्री भी नहीं देते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसके लिए खोल देते हैं। अब वो एक्स बंदा सोचता है कि मैंने तो भाई मेंटेनेंस दे रहा हूं तो ये बंद किस बात का, अगर मैं पैसे दे रहा हूं, अगर मैं मेंटेनेंस भर रहा हूं तो मैं तो यूज करूंगा। तो प्रॉब्लम तो वहीं से होती है। अब जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये सारी चीजें फेस करी होंगी। अब मेंटेनेंस माफिया काम कैसे करता है, देखो अब समझते हैं सिस्टम को। ये तो हमने समझ लिया कि भाई एक आम आदमी है जिसने घर खरीदा और ये प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस को लेकर। अब मेंटेनेंस जो जनरली 3 तरीके की मैनेज होती है एक तरीके से, ठीक है। एक तो होती है बिल्डर की मैनेजमेंट, एक होती है फैकल्टी की मैनेजमेंट कंपनीज, और एक होती है रेजिडेंट की वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA, या
मतलब आप लगा लो कि आरडब्ल्यूए के हैंड ओवर हो जाता है तो फिर वो इनका काम संभालते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ होती है कि जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंट है, उनको एग्जैक्ट एक्सपेंस की रिपोर्ट नहीं मिलती है, उनको नहीं पता लगता, उनसे एक्सपेंसेस तो लिए जा रहे हैं, उनसे मेंटेनेंस ली जाती है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई ये जो पैसा हम मेंटेनेंस का दे रहे हैं जा कहाँ रहा है। वेंडर सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे भी हैं जो सालों तक काम करते रहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता लगता कि उनको दिया कितना जा रहा है और काम कितना लिया जा रहा है। एनुअल मेंटेनेंस बजट जो होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इमरजेंसी फंड का कुछ पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, रेजिडेंट को इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती है, पता ही नहीं है, गोलमोल चल रहा है सब कुछ। इसीलिए जो लोग इन बातों से जूझ रहे थे उन्होंने इसको नाम दे दिया मेंटेनेंस माफिया। सपोज करो कि सोसाइटी का एनुअल मेंटेनेंस कलेक्शन है अराउंड 15 करोड़। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कितने जो लोग हैं, कितना तो सिक्योरिटी स्टाफ की सैलरी में गया, कितना इलेक्ट्रिसिटी में गया, कितना रिपेयर में गया, कितना जो है ग्रीनरी मेंटेन करने में गया, कितना कॉन्ट्रैक्टर को गया, कितना रिजर्व फंड में गया, कितना कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर ये डिटेल रेजिडेंट को क्लियर ही नहीं है तो ट्रस्ट कैसे बनेगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे बनेगी। वैसे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी चिल्लाते हैं, हर किसी को शौक है। स्टार्टिंग में जब पैसे लेने होते तो हर कोई बोलता है जी हम तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सब गोलीबाज है। अब एक आपने जरूर सुना होगा हिडन चार्जेस, कोई इनके बारे में बात नहीं करता। मेंटेनेंस सिर्फ मंथली बिल नहीं होता है, कभी कभी और भी चार्जेस आ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। क्लब मेंबरशिप रिन्यूअल के नाम पर, सिंकिंग फंड्स, कॉर्पस फंड्स, पार्किंग के चार्जेस, मूव इन चार्जेस। ये मूव इन चार्जेस का हमें तो समझ नहीं आया आज तक, ये कौन से चार्जेस होते हैं और क्यों लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंडेटरी और लोग पे कर रहे हैं। क्या है ये, कोई लॉजिक थोड़ी ना है मूव इन चार्जेस देने का। पेट चार्जेस रेनोवेशन के डिपॉजिट, कॉमन एरिया के रिपेयर के चार्जेस, जनरेटर के चार्जेस, वाटर के चार्जेस, फायर सिक्योरिटी के चार्जेस, स्पेशल असेसमेंट। अभी आपने देखा होगा नोएडा में एक बिल्डिंग आई थी जिसके अंदर आग लग गई थी, और जब उसकी फायर ब्रिगेड बुलाए जा रहे थे तो बिल्डिंग में आग कहीं 20वें और 22वें माले पर लगी हुई थी, और फायर ब्रिगेड का जो वो पाइप होता है पानी का, वो पहुंच कहीं 8वें 10वें फ्लोर पर रहा था। तो ये क्यों हुआ? मेंटेनेंस तो पूरी दे रहा था ना वो 22वें माले वाला भी ये क्या है? और कितनी बार तो रेजिडेंट कंफ्यूज ही हुए रहते हैं, क्योंकि कौन सा चार्ज लीगल है कौन सा नहीं है पता ही नहीं है, कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है वो नहीं पता है। इसलिए ब्लाइंडली पेमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल लाइफ इंस्पायर्ड सिचुएशन, एक फैमिली है मान लो, पोजीशन के बाद में सोच रही थी कि भाई अब सिर्फ ईएमआई देनी है। मान लो मैंने घर खरीदा और मैंने ईएमआई पे घर खरीदा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं ये सोचूंगी ना कि चल यार घर लेकर अपना ईएमआई भरनी और मैं अपना फ्री। लेकिन पहले साल से ही मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा खर्चों ने जान निकाल रखी है। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का तो एडिशन एक्सपेंस हो जाता है, जिसको कोई बताता ही नहीं है। और फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो सर ऐसे ही मैंडेटरी होता है, ये तो है, हम क्या करें। ये एक्सपेंसेस किसी कोई ब्रोकर भी नहीं बताता, क्योंकि भाई ये उसका काम नहीं है। आप समझ रहे हो, मेंटेनेंस को तो मैंडेटरी बोल देते कि भाई इतना हमारा ये इसका प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इतने आपके ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ये आपकी जीएसटी रहेगी। रेडी टू मूव में तो खैर जीएसटी नहीं होती है, बट ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो ब्रोकर भी नहीं बताता, क्योंकि वो तो भैया मैंडेटरी है, वो तो देना ही होता है। अब प्रेशर टेक्टिक्स क्या होती है, सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है ये। कुछ सोसाइटीज में कंप्लेंट आती हैं कि मेंटेनेंस डिले हुआ तो नोटिस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, एमिनिटीज एक्सेस ब्लॉक, व्हीकल स्टिकर इशू, मूव इन परमिशन डिले, विजिटर अप्रूवल इशू, इंपॉर्टेंस जो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन होती है हर चीज में डिले। हर सोसाइटी ऐसा नहीं करती है, बट बहुत सारी सोसाइटीज ऐसे करती हैं। और लीगल राइट्स लॉ एंड कोर्ट डिसीजन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन हर किसी रेजिडेंट को लगता है कि उसके राइट वायलेंट हो रहे हैं, बट नहीं बोल पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बाय लॉज एंड बाय एडवाइस लेना बहुत जरूरी होता है। आप लीगली भी बात कर सकते हो इनके लिए।
अब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप किसी की एक मकान के आप ऑनर हो, आप ईएमआई भर रहे हो घर की, प्रॉपर्टी टैक्स भी आप पे कर रहे हो, लेकिन मेंटेनेंस डिस्प्यूट की वजह से अगर आपको जिम या क्लब हाउस या अम्यूनिटीज को यूज करने से रोक दिया जाता है, तो सवाल क्या है? सवाल ये फेयर है कि भाई इस वजह से मेंटेनेंस डिस्प्यूट जो है वो कॉमन होते जा रहे हैं, कोई नहीं फर्क पड़ता। ये मतलब इतना ज्यादा करप्शन है। हम बाहर की देश दुनिया की तो क्या ही बातें करेंगे, करप्शन तो यहीं से स्टार्ट होता है। आप घर से बाहर निकलो तो करप्शन। बिफोर बाइंग ए फ्लैट आपको क्या सोचना चाहिए? देखो, अगर आप फ्लैट लेने वाले हो तो ये 8 सवाल जरूर आप जो है पूछिए। करंट मेंटेनेंस रेट क्या चल रहा है? लास्ट 5 साल से ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? सिंकिंग फंड कितना है? मेंटेनेंस बिल्डर करेगा या आरडब्ल्यूए करेगा? कॉर्पस फंड कितना है? पेंडिंग कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है? ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? फाइनेंशियल ऑडिट अवेलेबल है कि नहीं है? ये सवाल आप ब्रोकर से भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप जो है वहां के आरडब्ल्यूए से या किसी भी कंसर्न पर्सन से आप पूछ सकते हो, लेकिन बायर को ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। तो याद रखिएगा आप, चीप मेंटेनेंस हमेशा अच्छी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अभी जानना ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी और सर्विस क्वालिटी के नाम पर किस तरीके से लोगों को ठगा जाता है। हाई राइज सोसाइटी में रहना गलत नहीं है, लग्जरी लाइफस्टाइल गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम आती है। रेजिडेंट को सिर्फ बिल दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उस बिल का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो उसको पता ही नहीं है। इसलिए फ्लैट खरीदने से पहले सिर्फ लोकेशन आप मत देखिए, सिर्फ बिल्डर मत देखिए, मेंटेनेंस सिस्टम को भी देखिए, क्योंकि ये मेंटेनेंस माफिया बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लोग नहीं बोलते, अरे ठीक है मैंने क्या करना है, इतने पैसे मैं पहले दे रहा था, चलो जी इतना और से। ये करते हैं लोग कि हमें नहीं सरदर्दी लेनी, अब रह रहे हैं तो रूल्स है, रूल्स तो यही रहेंगे, यही होता है। आज का मेंटेनेंस बिल कल आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। समझ रहे हैं आप? फ्लैट खरीदना एक बार का डिसीजन होता है, लेकिन मेंटेनेंस हर महीने का है। ये हर महीने सर पे पड़ने वाला डंडा होता है। तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जब आप फ्लैट लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इन सवालों को पूछेंगे तो जिस बंदे से आप ले रहे हैं तो उसको भी लगेगा कि हाँ जी, ये जो बंदा है, ये जो क्लाइंट है, या ये जो हमारे यहाँ रहने वाला नागरिक है, वो कंप्लीट जागरूक है और हम इसको पागल नहीं बना सकते हैं। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं 1 या 2 या सिर्फ 5 लोगों को भी ये एजुकेट कर पाई, ताकि वो अगर जाएंगे सवाल पूछेंगे तो इट वुड बी माई ये मेरी कहीं ना कहीं एक विक्ट्री रहेगी कि हाँ भाई, मेरी वीडियो में मेरी ऑडियंस ने इतना मुझसे सीख लिया है, और इससे ज़्यादा बेटर और मेरे लिए क्या होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे इन दिए हुए पॉइंट्स में से सबसे अच्छी और ऑथेंटिक बात कौन सी लगी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।